हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और आज हम जून सेशन के लिए कंप्लीट पीपल एंड एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, जो पेपर वन में बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें हम एक बढ़िया सा कंसेप्ट लगा रहे हैं। वो कंसेप्ट क्या है? पीवाईक्यू से हर थ्योरी को समझेंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पीवाईक्यू के साथ उसको कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत आराम से समझना है। बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है। तो चलो, सबसे पहले मैं बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट करने वाला हूं। और बहुत बेसिक चीज क्या है, आप लोगों को ये आंसर पता है क्या? बताना, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट प्रोपोर्शन टू द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत में कुल स्थापित बिजली क्षमता में सबसे अधिक योगदान देता है? सारे के सारे सोर्सेज हैं, सोलर, न्यूक्लियर, विंड, हाइड्रो पावर प्लांट। आपको पता है ये सारे के सारे रिन्यूएबल है। तो आपको पूछा इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? अगर आप करंट के डाटा, अभी के डाटा की बात करते हो तो सोलर है, वो इसमें सबसे ज्यादा है। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स में, इन सब में, चारों में सोलर में सबसे ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा सोलर की है, यानी कि सौर ऊर्जा की है। अगर इसमें सबसे कम पूछें तो आप क्या 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 आंसर होगा? अभी मैं आपको पूरे के पूरे चारों के डेटाज बता देता हूं, फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। अब देखिए, बेसिकली अगर सोलर पावर की बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हाईएस्ट है, दैट इज 154 गीगावाट। हो सकता है कि आपको ये पूछ भी ले, वैल्यू भी पूछ ले, क्योंकि एक बार विंड की पूछी गई थी। तो विंड पावर का कितना है? 56 गीगावाट सेकंड नंबर पे है। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स का है 51 गीगावाट। और इनमें सबसे कम न्यूक्लियर पावर प्लांट का है लगभग 8.7 गीगावाट है। ये सारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है। एक हम बात करते हैं ना नॉन रिन्यूएबल के, आपको सीधा सीधा एग्जांपल पूछ लेते हैं कि नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, गैर नवीकरणीय के कौन से होते हैं। तो जितने भी फोसिल फ्यूल है ना, हम फोसिल फ्यूल की बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, पेट्रोल है, कोल है, ये सारे के सारे नॉन फोसिल फ्यूल, ये फोसिल फ्यूल है, ये नॉन रिन्यूएबल है। कारण क्या है कि अपने लाइफ स्पैन में ये दोबारा नहीं बनते हैं। और ये जो रिन्यूएबल है कभी खत्म होने वाले नहीं है, अपने लाइफ स्पैन में दोबारा आ जाते हैं। तो ये नवीकरणीय या रिन्यूएबल है। अब मुझे आपको है ना, ये डाटाज है, ये बिल्कुल बढ़िया से रखना है। अब आपको एक चीज और यहाँ से पूछी जा सकती है, जैसे आपसे ये पूछा है कि जो सोइल है, मृदा है, वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। एक तो आपसे पूछ ले सीधा, सोइल सोइल रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल, आपको मुझे कमेंट में बताना है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि फर्टाइल सोइल रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, आपको कमेंट में बताना है कि सोइल है वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल, यानी कि मृदा है वो नवीकरणीय है या गैर नवीकरणीय। और दूसरा आपको ये बताना है, अगर सोइल के आगे फर्टाइल सोइल जोड़ दे, यानी कि फर्टाइल सोइल वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल। ये दोनों की आप आंसर करोगे प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन, ऐसा होना चाहिए। तो इसका हमने सोलर पूछ लिया, आंसर कर लिया, और ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना। और क्योंकि एक बार ऐसा पूछा गया था सबसे कम किसमें, इसमें, तो वहां न्यूक्लियर ऑप्शन गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन ए लेक। यानी कि अभिकथन क्या कह रहा है? सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के कारण झील में घुली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर इस स्टेटमेंट असर्शन को देखें तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय की बात नहीं है, बढ़िया से समझेंगे। और रीजन कह रहा है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, यानी तापमान में वृद्धि के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये रीजन भी ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट के तौर पे ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले से कोई रिलेशन नहीं रखता है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी इसका राइट ऑप्शन सेकंड चला जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पढ़े, दोनों की बात ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले
हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की, और उस ऑप्शन में असर्शन में क्या है कि यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, जो डीओ है, डिजोल्ड ऑक्सीजन है, वो कम होती है। इस बात को समझिए पहले, क्या होता है यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यानी कि संपोषण या यूट्रोफिकेशन होता क्या है, यूट्रोफिकेशन या संपोषण की बात करते हैं, इसको समझना, क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूट्रोफिकेशन होता किसकी वजह से है, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये कोई वाटर बॉडी है, क्या होती है, वाटर बॉडी है, यानी कि ये कोई जलीय निकाय है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर बॉडी है ये कोई जलीय निकाय है, ठीक है। और इधर मैं मान लेता हूँ कोई यहाँ पे ये कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ये है ना, ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये खेती की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं किसी ने पेस्टिसाइड छिड़क रखे हैं, जैसे पेस्टिसाइड नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह छिड़क रखे हैं, और वो आपको पता है वो किस लिए, एज ए न्यूट्रिशन के तौर पे हम खेतों में छिड़कते हैं, है ना, यही छिड़कते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अब मान लेते हैं बारिश हो गई, क्या हो गई, वर्षा हो गई, बारिश हो गई, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, और बारिश की वजह से ये बह के नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ये वाटर बॉडी में आ गए, किस में आ गए, वाटर बॉडी में आ गए, यानी कि ये जो जलीय निकाय है इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को हमने एग्रीकल्चर लैंड में क्यों यूज किया था, आराम से समझना, क्यों यूज किया था, कि वहां न्यूट्रिशन मिलेगा, संपोषण होगा, इसलिए यूज किया था। लेकिन वो बह के वाटर बॉडी में आ गया। आपने देखा होगा कि गांवों के नजदीक जो जोड़ होते हैं, पानी होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा काई या एल्गी आ जाती है, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से वहां एल्गी बढ़ जाती है, एल्गल ब्लूम हो जाता है। ऐसा ही इस वाटर बॉडी में हो जाएगा, यहाँ एल्गल ब्लूम आ जाएगा, है ना, एल्गल ब्लूम, यानी कि एल्गी बहुत ज्यादा आ जाएगी, है ना, एल्गी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। आपने देखा होगा ना, ग्रीन सी चादर फैल जाती है एकदम, एल्गल ब्लूम हो जाएगा। अब यहाँ पे एल्गी इतनी होने की वजह से अब कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है ना, कंपटीशन बढ़ गया अभी, क्योंकि ये जब सूर्य की किरणें ऊपर से पड़ेगी तो ठीक से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक चादर सी बन गई है, और चादर सी बनने के बाद नीचे क्या होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा, और पेनिट्रेशन नहीं होने की वजह से वहां के नीचे के जीव जंतु हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा वहां पे, अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे तो चलो फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रहा है, लेकिन नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो सन एनर्जी को नहीं ले पाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस वगैरह यानी कि प्रकाश संश्लेषण वगैरह नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, ये किसी वाटर बॉडी के लिए नेगेटिव साइन है, इतना एल्गी का आ जाना। और इस वजह से क्या होगा, नीचे के जो प्लांट्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है, ये सब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और इससे जो वहाँ जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, क्योंकि डीओ जो इसमें घुला हुआ ऑक्सीजन था, अब क्या होना शुरू हो जाएगा, डिप्लीट होना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होता है यूट्रोफिकेशन, यानी कि संपोषण। तो आपसे पूछे यूट्रोफिकेशन क्या होता है, या ये क्वेश्चन पूछे किसकी वजह से होता है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से होता है। यूट्रोफिकेशन में हो क्या जाता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है। तो ये असर्शन जो हम बात कर रहे थे, आपको समझ में आया, क्या कह रहा है, यूट्रोफिकेशन लीड टू डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ए लेक, ठीक है। चलो अब आगे रीजन कह रहा है, रीजन हमने सेपरेटली ठीक माना था, है ना, डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सीधी सी बात है, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर, या दूसरी तरह से ये पूछ लेते हैं कि किसी वाटर बॉडी में अगर थर्मल पॉल्यूशन हो गया, थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तापीय प्रदूषण हो गया, यानी कि कोई वाटर बॉडी है ना, और इसमें आप ये वाटर बॉडी है, और इसमें बाहर से जैसे कोई डाई वगैरह की फैक्ट्री है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह है, वहां से गर्म पानी इसमें आ गया, थर्मल पॉल्यूशन हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया इसका, तो यहाँ जो घुली हुई ऑक्सीजन थी, डिजोल्ड ऑक्सीजन थी, वो क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी, है ना, चली जाएगी बाहर। तो अल्टीमेटली इसमें जो डीओ का लेवल था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो थर्मल पॉल्यूशन यानी कि तापीय प्रदूषण या टेम्परेचर बढ़ना, नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना किसी भी वाटर बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और किसी वाटर बॉडी के लिए पॉल्यूशन ठीक नहीं है, थर्मल पॉल्यूशन, और उस ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन तो ठीक है। तो अगर कोई जो बात ठीक नहीं है, यानी कि थर्मल पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है डीओ है वो घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई सारी बातें, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापीय प्रदूषण बढ़ रहा है उस वाटर बॉडी का। प्रदूषण बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, बुरी बात बढ़ेगी तो अच्छी बात अल्टीमेटली कम होगी, यानी कि जो डीओ है, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन एक लेवल तक घुला रहना अच्छी बात है, अगर वो कम होगा, वो अगर थर्मल पॉल्यूशन बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली कम होगा। तो अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कोई रोल नहीं है, यहाँ टेम्परेचर का रोल है, इसलिए वो ऊपर वाले असर्शन के साथ हमने मैच नहीं किया, ये सेपरेटली दोनों अलग अलग
ठीक है, इसलिए हमने कहा कि ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो अब आपको थर्मल पॉल्यूशन भी समझ में आ गया, यूट्रोफिकेशन क्या है ये चीज भी आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज ध्यान रखना। और ये रिलेशन थर्मल पॉल्यूशन प्रपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ यानी कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रदूषक लिखे हुए हैं, जैसे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है ना। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक, जिसमें अगर आप हिंदी में समझना चाह रहे हो क्या होता है प्राथमिक प्रदूषक। और एक है सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक, है ना, द्वितीयक प्रदूषक। और उसके बाद है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यानी कि ओजोन परत को क्षरण करने वाले पदार्थ, ओजोन परत को क्षरण करने वाले पदार्थ, है ना, डिप्लीट करने वाले पदार्थ, क्षरण करने वाले पदार्थ। ठीक है, और एक है हमारे पास क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी कि जो बादल है, बादल संघनन न्यूक्लियाई, है ना। ठीक है, ये है। अब बेसिकली हम बात करें, अब ये मैच करो इसमें, है ना, फिर हम बात करेंगे इस कंसेप्ट में क्या है। देखो प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली इमिट होते हैं। और यहाँ पे कौन सा है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसकी वजह से आपको पता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, सफोकेशन हो जाती है। प्राइमरी पोल्यूटेंट यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। ए के साथ तो हमने दो मिला लिया। अभी हम बात भी करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे डिफरेंस होता है। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है पैन पर ऑक्साइल नाइट्रेट यानी कि बी के साथ 1 हो गया, याद रखना। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यहाँ पे कौन सा है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको पता है इसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई में कौन हेल्प है, यहाँ पे एरोसोल है ना, ये है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यानी कि राइट ऑप्शन इसमें सेकंड बन गया। कौन सा बन गया, सेकंड बन गया। अब हमें बहुत ही शांति से ये चीज समझनी है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट्स के तौर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है और कौन कौन से ऐसे हैं जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीपी यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी प्राथमिक प्रदूषक, है ना, प्राथमिक प्रदूषक, ये आपको देखना है। देखो प्राइमरी पोल्यूटेंट या प्राथमिक प्रदूषक कौन से होते हैं, जो किसी भी सोर्स से डायरेक्टली इमिट होते हैं, किसी भी सोर्स या स्रोत से क्या होते हैं, डायरेक्टली इमिट होते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्टली इमिट होते हैं, है ना, डायरेक्टली उत्सर्जित होते हैं। कैसे डायरेक्टली उत्सर्जित, मान लो आपने ये कोई गाड़ी ली है, ठीक है ना, कोई गाड़ी ली है, मैं गाड़ी बना देता हूँ, ये गाड़ी ली है आपने, ऐसी कौन सी गाड़ी है सर, ठीक है, और ये आपने इसमें फ्यूल डाला तो आपको पता है यहाँ पे स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, है ना, सोक्स निकलेगा, है ना, नॉक्स निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, है ना, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणीय पदार्थ, छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर, ये सब निकलेंगे। ये डायरेक्टली इमिट हो रहे हैं बेसिकली, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है कि बाहर आके कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली इमिट हो रहे हैं ना, तो ये है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स यानी कि प्राथमिक प्रदूषक। अब सेकेंडरी को जब पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी क्या है। जैसे सेकेंडरी जो पोल्यूटेंट्स हैं यानी कि द्वितीयक प्रदूषक है, वो क्या होते हैं, देखिए SP नाम से लिख देता हूँ। सेकेंडरी पोल्यूटेंट बेसिकली रिएक्शन करके बनते हैं, क्या है, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके बनते हैं, ये डायरेक्टली बाहर नहीं निकलते, रिएक्शन करके बनते हैं। रिएक्शन करके कैसे बनते हैं, अब मान लेते हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, यहाँ पे नॉक्स, ये मान लेते हैं NO2 निकला, ये एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है नॉक्स, एक्स में कुछ भी हमने NO2 लगा दिया, और इस पे सूर्य की किरणें पड़ी, है ना, तो अगर किसी का बॉन्ड तोड़ना हो तो उसमें आग लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने से NO2 है वो NO और प्लस O में टूट गया, ठीक है, ये टूट गया। अब ये ऑक्सीजन जो नवजात ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन है, वो अकेली घूम रही थी और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी घूम रही थी, इसको बोला अकेली कहाँ है, इधर आ जा, तो इसने बना लिया ओजोन, क्या बन गया, ओजोन। और वो ये ओजोन है जो ट्रोपोस्फेयर में है, जो क्षोभ मंडल में है, तो ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन यानी कि क्षोभ मंडलीय ओजोन। तो आप ये बताइए जो ये ओजोन है, जो क्षोभ मंडलीय ओजोन ये है, ये डायरेक्टली निकली है या रिएक्शन करके बनी है, आप आराम से देखिए। यहाँ ये डायरेक्टली तो ये निकला था, बाद में इसने ऐसे टूटा फिर रिएक्शन करा,
तो ये रिएक्ट करके बन रही है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जो ये डायरेक्टली इमिट नहीं हो रही है। समझ में आ गया? प्राइमरी में क्या होगा, जो डायरेक्टली इमिट हो रही है। तो प्राइमरी के और एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले, जैसे अभी ऑप्शन में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड है, सोक्स भी प्राइमरी है, नॉक्स भी प्राइमरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राइमरी है, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब प्राइमरी है। अगर सेकेंडरी की बात करें तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। आपको पता है कि ओजोन दो जगह मिलती है, एक तो ट्रोपोस्फेयर में होती है और एक स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। एक तो क्षोभ मंडल में और एक समताप मंडल में। तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, वो गुड ओजोन होती है। ये भी सेपरेटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी ओजोन गुड ओजोन है। जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में है वो गुड है। क्यों है गुड? क्योंकि वो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जबकि जो ये है, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, जो क्षोभ मंडलीय ओजोन है, ये बैड ओजोन है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब इसकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक तापन होता है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट के कोई एग्जांपल और पूछे आपको, एक तो ऑप्शन में दिया हुआ था पैन, पर ऑक्साइल एसाइल पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है ना, ये पैन हो गया। एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन यानी कि क्षोभ मंडलीय ओजोन ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। कहीं आप समताप मंडल को ओजोन को वो कर दो सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि वो पोल्यूटेंट नहीं है। जो समताप मंडल में ओजोन है वो तो हमारे लिए गुड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कौन कौन से हैं? पैन हो गया, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 कार्बोक्सिल जो एसिड है वो भी हो गया। ठीक है, ये भी याद रखना है। एसिड रेन भी एक तरह से हो गया। ये सब किस में आता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन करके बनते हैं, डायरेक्टली नहीं होते हैं। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखोगे, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, किसको प्राइमरी बोलते हैं, किसको सेकेंडरी बोलते हैं, ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो ये ऑप्शंस में क्लियर हो गई बात। उसके बाद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, आपको पता है ये कौन सी ओजोन की बात कर रहा है? ये ओजोन जो गुड ओजोन है उसकी बात कर रहा है, क्योंकि जो गुड की कमी होगी यानी कि अच्छी चीज की कमी होगी वही बात करेंगे ना। तो गुड ओजोन को डिप्लीट कौन कर रहा है? यानी कि ये बात कर रहा है गुड ओजोन, यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहा है। उसको डिप्लीट कौन करेगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो डिप्लीट कर देता है। लगभग एक जो मॉलिक्यूल है वो 1 लाख अणुओं को, ओजोन को डिप्लीट कर देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ओजोन होल हो गया। लेकिन अब अच्छी बात है कि अब ऐसा कुछ ओजोन होल नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुई हैं, प्रोटोकॉल हुई है, उसमें इनको यूज करना बंद किया गया। किस में? ये एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो मैं आगे कराऊंगा, तब तक आप बताओ ना मुझे कमेंट में कि कौन सा ऐसा एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल हुआ जो CFC वगैरह को यूज करने के लिए बैन किया गया। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ टाइम इन अर्थ एटमोस्फेयर। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस को पृथ्वी के वायुमंडल में उनके जीवन काल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका मतलब समझिए आप, जीवन काल के बढ़ते क्रम का मतलब है अगर ये एक बार एटमॉस्फेयर में आ गई तो कौन सी ऐसी गैस है जो लंबे टाइम तक वहां टिकी रहेगी जल्दी, जैसे प्लास्टिक है बहुत लंबे टाइम तक रहता है। ऐसे इन गैसेस के बारे में बात की है कि जीवन काल सबसे ज्यादा इसमें किसका है? डिक्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो अगर इन सब में बात करें सबसे ज्यादा, सबसे लॉन्ग, इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है, जो SF रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे फॉर्मूला SF6 होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, लेकिन ये रिप्रेजेंट के तौर पे लिख दिया। तो इसमें इसका जो है सबसे ज्यादा होता है लाइफ टाइम, है ना। तो सबसे ज्यादा A का है, तो यही देखिए A सबसे लास्ट में इसी में है, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। इसमें सबसे कम जो है H2O का है, यानी कि वाटर वेपर का है। उससे ज्यादा मीथेन, यानी कि ये मीथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, CH4 की बात है। और इसके बाद N2O का है ना। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो गया। लाइफ स्पैन का मतलब ये होता है, इसको समझिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे ग्रीन हाउस गैसेज, तो कौन सी गैसेज है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती है? यहाँ से आपको कई चीजें समझनी है इस क्वेश्चन से। ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब क्या है ना। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन क्या होता है, इस कंसेप्ट को आपको समझना है। चलो इस कंसेप्ट को समझते हैं बहुत शांति से, और फिर हमें पढ़ना है कि कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होता है, पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, होता क्या है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट के से अलग से क्वेश्चन आता है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, है ना। और ग्रीन हाउस गैसेस या ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन,
इस कंसेप्ट को बहुत आराम से समझिए। चलो, ये हमने मान लिया ये अर्थ है। क्या है? ये अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये हमने मान लिया। ठीक है, चलो मान लिया सर। अब यहाँ पे आपको पता है सूर्य से ये सन है ना, ये सन है, सूर्य है ना। अब इस सूर्य से आपको पता है किरणें आ रही है ना। सन रेज आ रही होगी, हाँ सर आएगी। ये देखिए ये किरणें आ रही है, और ये किरणें कुछ यहाँ पे टकराएगी, टकरा गई। ठीक है, और टकराने के बाद कुछ चीजें, यानी कि कुछ दो किरणें हैं वो अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। ये वापस जा रही है। अब वापस जाते हुए को कुछ गैसेज रोक लेती है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है यानी कि जल वाष्प, वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प है, ठीक है ना। और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ये सब गैसेज हैं। ये इसको रोक लेती है, यानी कि इसको बाहर नहीं जाने देती, है ना, बाहर नहीं जाने देती। अब एक बात बताओ, ये बाहर नहीं जा रही है तो यानी कि ये अर्थ के ऊपर ही रह गई। जैसे ये अर्थ, ये सोलर एनर्जी है, ये आई यहाँ से, यहाँ आ रही थी, और ये अर्थ पे टकराई, टकरा के वापस जा रही थी। अगर ये वापस चली जाती, रोकने वाला कोई नहीं होता, ठीक है, तो भी दिक्कत थी। यानी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस को, यानी ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हुई, ये यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस है, क्योंकि ये यहाँ पे रोक के रखती है इसको, और रोक के रखेगी तो जो ये अर्थ है ये क्या होगी, गर्म हो जाएगी। अर्थ गर्म होगी तो यानी कि ग्लोब है वो वार्म हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी की सारी गैसेज है वो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो रिफ्लेक्ट होके, है ना, जो लॉन्ग वेव जा रही है ना, उसको वापस जाती हुई को रोक लेती है ये ग्रीन हाउस गैसेज। और रोकने की वजह से अर्थ के ऊपर रहेगी, और अर्थ गर्म हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, यानी कि वैश्विक तापन हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया एक बार कि अगर मैं सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है, एक भी ना हो, यानी कि जीरो हो जाए, एटमॉस्फेयर से सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज हटा दें, तो क्या अच्छा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी पूछा गया है, नेट के भी एग्जाम में पूछा गया है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर सारी की सारी बाहर निकल जाएगी तो पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और इसका टेम्परेचर -18 टू -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसमें हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो आप ये कतई ना मानिए कि ग्रीन हाउस गैस जैसी दिमाग में आता है तो बुरा ही ख्याल आए, ये हमारे लिए ठीक भी है। तो सर गलत क्यों है? गलत इसलिए है बेसिकली, अगर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा बढ़ जाती है ना। जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो है ना, नेचुरल मात्रा में जितनी होनी चाहिए उतनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी अगर मात्रा बढ़ जाएगी, हम फोसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह की गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो वो ज्यादा को रोकेगी, और ज्यादा को रोकेगी तो ज्यादा वार्म होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी। नेचुरल कंडीशन में जितना होना चाहिए उतनी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो खतरनाक है, फिर ग्लोब हमारा वार्म होगा। इसीलिए कहते हैं कि फोसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन वगैरह को कम यूज करें, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, ये बात है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये अगर हटा दें तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -18 से -19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो पूरा नहीं हटा सकते। अब एक ये पूछा गया कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इसका औसत तापमान कितना है। तो याद रखना औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना है? औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। और ये दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए, अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस का रोल की बात करें तो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने में रोल है। देखिए मैं इसका आंसर बहुत आराम से समझाता हूँ। आप बताइए, जब ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल भी नहीं है ना, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर ये नेचुरल मात्रा में है ना, ग्रीन हाउस गैसेस अगर ये नेचुरल मात्रा में है तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है, +15 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रीन हाउस गैसेस का रोल कितना हो गया, देखिए अगर नहीं है तो -18 है, अगर है तो +15 है, अगर नेचुरल में है। तो अब सीधी सी बात है, अगर इनका टोटल कितना हो गया, पहले -18 से कोई चीज जीरो आएगी। आप ऐसे समझिए, मैं ये कहूँ कि आप पे पहले 18 रुपए का कर्जा था, है ना, आपको किसी की देनदारी थी पहले 18 रुपए की, और अब आपके पास 15 रुपए का प्रॉफिट है, तो आपने टोटल कितने रुपए कमाए। तो पहले तो आपने वो 18 रुपए अपना कर्जा उतारा, यानी कि जीरो पे लेके आए।
और 15 रुपए आपके पास है, यानी कि 15 और 18 टोटल 33 कमाए ना आपने। तो वैसे ही इसका रोल कितना हो गया, टेम्परेचर का, ग्रीन हाउस का गैसेज का 33 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको सारे क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे कि क्या बातें हैं, कैसे है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया कि अब आप ये मुझसे भी पूछ सकते हैं कि देखिए सन से जो आ रही थी सन रेज आ रही थी, उसको तो इन ग्रीन हाउस गैसेज ने नहीं रोका, है ना। जैसे ही टकराई और वापिस जा रही है तब रोक रहे हैं। आप इस बात को समझिए, जब ये आ रही थी तब भी तो ग्रीन हाउस गैसेज ऊपर ही तो थी, ठीक है, तब तो नहीं रोका, ठीक है। लेकिन जैसे ये जा रही है तो इसको क्यों रोक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जाते हुए को रोकना आसान है, क्यों है। अब आपको भागे कहीं भाग और उसको है ना दीवार के जाके सिर बिठा के वापिस आ, तो दीवार के सिर बिठाओगे तो एनर्जी देती दीवार को, आते आओगे तो कैसे आओगे, कोई रोक लेगा हाथ मान के। वैसी ही बात है, क्योंकि जा रही है ना तो उसकी एनर्जी कम होगी, आराम से रुक जाएगी, वो लॉन्ग वेवलेंथ होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग होगी, तरंग दैर्ध्य लॉन्ग होगी, एनर्जी कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सारी बातें अच्छे से समझ में आई। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, कौन कौन सी गैसेज है, वो ग्रीन हाउस गैसेज है। अब आपसे ये पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में किसका है, कंट्रीब्यूशन नॉट पोटेंशियल, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है। अगर बात करूं तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है एज ए ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब मैं एक आपको होमवर्क दूं, इतना मेरा फर्ज बनता है, ठीक है। तो मुझे बताइए कंट्रीब्यूशन यानी कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन है ना। पोटेंशियल बताइए सबसे ज्यादा किसका है ना, पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन नहीं पोटेंशियल। आप क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आराम से समझते हुए बात करनी है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म जीवों द्वारा एक कार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण में खपत ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है। आपको सबको पता है ये बीओडी होती है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। अब इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ तीन कंसेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होता है बीओडी, एक होता है सीओडी और एक होता है डीओ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। एक डीओ का क्वेश्चन हमने अभी देखा था कि थर्मल पॉल्यूशन होगा तो डीओ कम होगा, ये अभी पढ़ा था। ऐसे ही पहले इन तीनों कंसेप्ट को आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बीओडी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई वाटर बॉडी है, क्या है, ये कोई वाटर बॉडी है, यानी कि जलीय निकाय है, ये वाटर बॉडी है, क्या है, वाटर बॉडी, जलीय निकाय, वाटर बॉडी। और वाटर बॉडी में कोई सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ ये समझिए, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल है, क्या है, बायोडिग्रेडेबल। आराम से समझाऊंगा मैं क्या चीज है बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव निम्नीकृत, क्या है, जैव निम्नीकृत। अब जैव निम्नीकृत कौन सा पदार्थ होता है, बेसिकली ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ जो हम थोड़े दिन के लिए छोड़ दें तो उसको सूक्ष्म जीव ही डिग्रेड कर देते हैं। जैसे कोई जानवर आप मर गया है ना, मरने के बाद क्या होता है, उस पे छोटे छोटे माइक्रोब्स लगेंगे और वो मिट्टी को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे बोलता है ना, मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना है। तो वो एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिसको सूक्ष्म जीव डिग्रेड कर देते हैं, है ना, अपघटित कर देते हैं। तो लेकिन आप एक बात बताइए, कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमने डाल दिया तो प्लास्टिक क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर देंगे, नहीं। इसीलिए बंद करने की बात है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता, लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक, सैकड़ों वर्षों तक बना रह सकता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो मैं यहाँ पे बीओडी जब समझा रहा हूँ तो आपको बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ ये समझिए। वैसे ऑर्गेनिक अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वो होता है जिस जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल ही समझिए। जैसे कोई खाने पीने की चीज है, जैसे आपने रोटी डाल दी, कुछ और कुछ भी चीजें हैं, या कोई प्लांट से कुछ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गया, ठीक है, तो इस वाटर बॉडी में आ गया, है ना, ऑर्गेनिक या फिर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इस वाटर बॉडी में आ गया, जलीय निकाय में आ गया, ठीक है। तो जलीय निकाय में आने के कारण यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव जो होंगे, है ना, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, इनको डिग्रेड करेंगे, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स था उसको तोड़ेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि कोई जीव है मर गया, उसके ऊपर छोटे छोटे जीव लगेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स बॉडी को छोटे छोटे में तोड़ देंगे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को तोड़ेंगे,
तोड़ेंगे तो वो डिमांड करेंगे किस चीज की, ऑक्सीजन की। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं, हमने खाना खाया, ठीक है, डाइजेशन, फिर ऑक्सीजन, ये सभी होता है, खाना टूटा है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, खाना तोड़ते हैं, है ना। अब ऑक्सीजन क्यों ले रहे हो, खाना तोड़ेंगे तभी तो उससे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड सब बनता है ना। तो अभी यहाँ पे ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिमांड करेंगे किसकी, यहाँ से ऑक्सीजन की। किसकी करेंगे, डिमांड करेंगे ऑक्सीजन की, कि हम ऑक्सीजन ले लेते हैं भाई, क्योंकि तभी तो हम काम करेंगे, है ना, ऑक्सीजन। तो अब बीओडी की क्या डेफिनेशन बन गई, देखो, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड बीओडी। मैंने क्या कहा, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड बीओडी, यानी कि जैव निम्नीकृत पदार्थों के द्वारा, जैव निम्नीकृत पदार्थों को निम्नीकृत करने के लिए सूक्ष्म जीवों के द्वारा मांग की गई ऑक्सीजन को बीओडी कहते हैं, ठीक है ना। यानी अब आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर जितना किसी वाटर बॉडी का बीओडी ज्यादा होगा, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया। मान लेते हैं एक वाटर बॉडी है कोई, उसका बीओडी है 5 और एक वाटर बीओडी है, उसका बीओडी है 45। तो आपसे ये पूछ ले कि इसमें से कौन सी वाटर बॉडी है वो ज्यादा प्रदूषित है, यानी कि किस में ज्यादा पदार्थ डले हुए हैं। तो सीधी सी बात है, डिमांड कहाँ ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, जहाँ ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा कहाँ काम करना पड़ेगा, जहाँ पे सब्सटेंस ज्यादा गिरा हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये वाली है वो ज्यादा पोल्यूट है ना। तो ये बीओडी का कंसेप्ट है। समझ में आई कि नहीं आई बात, सच्ची सच्ची बताना। नहीं आई है तो कमेंट में बताओ, अच्छे से मजा आ रहा है तो कमेंट में बताओ। ऐसे और यूनिट पे लेक्चर चाहते हो तो बताओ कि इस तरह से पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए। मुझे हु हा की मजा नहीं आता, समझ रहे हो। बढ़िया से शांति से समझो तो सही है, एक बार सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब आगे बात करें सीओडी। सीओडी क्या है बेसिकली, सीओडी इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अब देखो, अब ये तो हमने वाटर बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या थे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस थे। ये हमारे पास वाटर बॉडी है ना, इसमें हो सकता है कुछ ऐसे पदार्थ भी आ जाए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि गैर जैव निम्नीकृत है, यानी कि जीवों की बस की बात अब नहीं है। ऐसे भी पदार्थ है, जब हम प्लास्टिक वगैरह के कुछ केमिकल कुछ भी बात करें तो इसमें क्या करते हैं, कुछ हम केमिकल डालते हैं। क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं जिससे वो ठीक हो जाए, है ना, केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। तो अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे डिमांड कौन करेगा। अब यहाँ पे जो केमिकल डालेंगे वो सबको डिग्रेड कर देगा, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। केमिकल डाल दिया तो यहाँ पे डिमांड कौन करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड। तो ऑक्सीडेशन के लिए डिमांड ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ डिमांड कौन कर रहा है ऑक्सीजन की, वो केमिकल, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द केमिकल टू डिग्रेड द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सीओडी। तो ये सबको ही डिग्रेड कर देगा, और यहाँ डिमांड कौन कर रहा है, केमिकल है वो डिमांड कर रहा है, जो उसमें रसायन डाला है वो डिमांड कर रहा है। तो सीओडी जो होगा ना, वो या तो ज्यादा होगा बीओडी से हमेशा, ये भी आपसे कंसेप्ट कुछ है, क्योंकि सीओडी सबको ही डिग्रेड कर रहा है तो इसकी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन होगी वो ज्यादा ही होगी। तो सीओडी या तो बीओडी से ज्यादा होगा हमेशा। किस सिचुएशन में थोड़ा बराबर हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है किसी सिचुएशन में। लेकिन कभी भी बीओडी जो है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो कभी सीओडी से ज्यादा नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछते हैं, तो ये आप मुझे बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई है, समझ के नहीं आई है तो बताना कमेंट में, और हम अच्छे से समझ लेंगे। एक है डीओ। डीओ का कंसेप्ट हमने पढ़ा ही है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, गुलित ऑक्सीजन की बात है। और वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने से या थर्मल पॉल्यूशन से क्या होगा, ये कम होगी, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सीओडी, बीओडी और डीओ के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इस कंसेप्ट को समझ लिया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अगर आपको सब बढ़िया लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना। और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, इससे टू वे कम्युनिकेशन होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलो अब हम बात करते हैं कुछ बेसिकली इसके बारे में, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल है। आपको पता है यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मेन मैंने यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद करो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें पता है ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करता है, कि ओजोन परत के क्षरण के बारे में। याद आया आपको, ईयर भी याद है क्या, वर्ष याद है आपको, कौन सी ईयर में है,
स्टॉकहोम कन्वेंशन जो बहुत पहले आया सबसे, ये किस पे बारे में बात करता है? ये बेसिकली जो ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, कार्बनिक प्रदूषक जो इन्वायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक रह सकते हैं, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसको शॉर्ट में बोला गया पीओपी, है ना, शॉर्ट में क्या बोला गया इनको? पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसके बाद हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता है। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली किस लिए आया? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापन, यानी इसने बात की कि हमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में शुरू में बात की कि इसको कम करना है। तो आप मुझे वो लिख के बताओ कि इन्होंने कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की। प्लीज ये कमेंट में पक्का बताना। क्योटो प्रोटोकॉल और बेसल कन्वेंशन आपको पता है किस लिए है? कि जो भी हैजार्डियस सब्सटेंसेस है ना, जो मतलब बहुत ही खतरनाक वेस्ट है, हैजार्डियस, उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकने के लिए ये आया। तो हमारे पास ए का आ गया बेसिकली 3, है ना, बी का बेसिकली आ गया 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब आपको देखो बेसल कन्वेंशन का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। जैसे मान लो कोई ये डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, और ये कोई डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। अब इसने वेस्ट जनरेट करा, है ना, और ये कह देगा मैं तो वेस्ट यहाँ डालूंगा, तो ये पहले ही गरीब था और गरीब हो जाएगा भाई, बीमारियां बढ़ेगी। तो इस चीज को रोकने के लिए कि किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, कुछ बातें ठीक से रखने के लिए, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को, हैजार्डियस वेस्ट को रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन आया। ठीक है ना, बेसल एक जगह है, कहाँ पे है ये भी बता दो। और बेसिकली ये जो बेसल कन्वेंशन है ना, जो ट्रांस बाउंड्री, यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैन तो है, लेकिन हाँ रिसर्च वगैरह के लिए ले जा सकते हैं, कुछ ऐसे रिसर्च वगैरह के लिए अगर ले जाना हो तो बात हो सकती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की बात हो रही है, प्लीज है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये मैं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ईयर भी बता देता हूँ। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ हमने क्या मैच किया है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, और इसका साइन हुआ 1987 में, ठीक है ना। और बेसिकली क्या, जो सीएफसी जो वगैरह है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऐसे सब्सटेंस फेज आउट करने की बात की गई जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। स्टोक कन्वेंशन आया, आपको पता है, पीओपी पे, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यानी कि ऐसे प्रदूषक जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट में लंबे टाइम तक रह सकते हैं, यानी कि ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के साथ मैच किया, अडॉप्ट किया गया 1987 में, रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना, जिससे क्लाइमेट चेंज ना हो गई। और बेसल कन्वेंशन हमने बात की, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट। इसके बारे में कुछ और चीजें भी जानते हो तो आपको बताना चाहिए। वियना और किगाली के बारे में आप क्या जानते हो? वियना एंड किगाली एग्रीमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किगाली, ठीक है, किगाली याद रखोगे? कमेंट में बताओ, टू वे कम्युनिकेशन करो, जितने मैक्सिमम कमेंट्स होंगे, है ना, उसमें मुझे ये मैक्सिमम लगेगा। मैं एथिकली ये बात कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे को, फालतू की बातें मैं नहीं करता हूँ। आप भी मुझे बहुत सालों से जानता है कि ठीक है, अपना टू द पॉइंट बात करो। लेकिन हाँ, जब तक आप ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा बेसिकली कि हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा। तो आप डिस्कस करते रहिए, बात करते रहिए, तो हमें पता लगता रहेगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉइस्चर कंटेंट। निम्नलिखित में से उनकी नमी की मात्रा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, असेंडिंग ऑर्डर में। यानी ये सारे के सारे यू मानिए वेस्ट है, ठीक है ना। ये वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट है ना, वेस्ट की हम बात करते हैं, आपका एक टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, अपशिष्ट प्रबंधन, वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है। आपको पूछा है कि किस में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता हुआ जाएगा वेस्ट में। तो देखो ये ट्रेस में सबसे कम वो होता है मॉइस्चर, ट्रेस ड्राई होता है। रबिस में थोड़ा और ज्यादा वेस्ट होता है, रबिस वेस्ट होता है, वो मॉइस्चर होता है। रिफ्यूज में और मॉइस्चर इससे ज्यादा, और गार्बेज में सबसे ज्यादा इनमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, नमी सबसे ज्यादा। तो ये तो लगा हुआ ही है, बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, तो ए बी सी और डी इज द राइट ऑप्शन। मैं इसमें आपके मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा भी बता देता हूँ कि कितना कितना प्रतिशत होती है, ये भी आप देख लो। अगर हम बात करें ट्रेस में, ये लगभग लगभग 10% मॉइस्चर होता है। और आपने सेपरेटली भी पूछ लिया कि ट्रेस होता क्या है, ठीक है ना। दिस कंसिस्ट मेनली बाय हाईली ड्राई combustible material like paper, cardboard,
प्लास्टिक एंड वुड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ट्रैश में सबसे कम मात्रा में नमी है, लगभग 10% है। और रबिश की बात करें तो 20 to 25% मॉइस्चर है। दिस इंक्लूड बोथ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल ड्राई मटेरियल लाइक ग्लास, टेक्सटाइल, सिरेमिक्स एंड रबर, बट कैन ओकेजनली कंटेन स्लाइटली सरफेस डंपनेस। ठीक है। रिफ्यूज जिसमें मॉइस्चर या नमी लगभग 40 से 50% है। दिस इज ब्रॉडर मिक्स्ड म्युनिसिपल कैटेगरी दैट कंबाइंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ट्रेश एंड रबिश, इनका कंबाइंड हो गया, अलोंग साइड सम सेमी मॉइस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है इसमें। और है गार्बेज जिसमें लगभग 70% मॉइस्चर है। दिस इज रेफर प्राइमली ऑन टू ऑर्गेनिक, बायोडिग्रेडेबल, फूड वेस्ट, एनिमल और वेजिटेबल मैटर। तो वहां पे आपको पता है नमी बहुत ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो गार्बेज में सबसे ज्यादा है, लगभग 70% मॉइस्चर है। तो ये आपको सीक्वेंस से ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा है, आपको डिजीज से भी देखा होगा क्वेश्चन आता है। मैंने इस यूनिट के सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन से करने की कोशिश की है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की हर टॉपिक कवर में आ जाए, क्वेश्चन से आ जाए। ठीक है। द ब्लैक फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय द कंटेमिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पेयजल में किसके कंटेमिनेशन के कारण ब्लैक फुट बीमारी होती है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, आर्सेनिक के कारण होती है। आर्सेनिक किसके कारण होती है? आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट होती है। अगर हम कैडमियम की बात करें तो कैडमियम से आपको पता है इटाई इटाई एटाई एटाई कदावेगी, इटाई इटाई होता है कैडमियम से। और अगर हम बात करें Hg मरकरी की बात करें तो मीना माटा मरकरी, मीना माता मरकरी। ठीक है। और लेड से क्या होता है? पीबी से, आपको पता है सीसा या लेड है, पीबी है। इससे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, खासकर बच्चों में जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो तो फ्लोरोसिस हो जाता है ना, फ्लोरोसिस हो जाता है, जिसमें दांत पीले और ये हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से। तो अब आप मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिए कि फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, हम जो स्टैंडर्ड पूछते हैं, पढ़ते हैं बीआईएस के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। तो आप बताइए मुझे कि कितना फ्लोराइड होना चाहिए, है ना, कितनी मात्रा होनी चाहिए, है ना। आप परेशान तो नहीं हो रहे, मैं हर बार होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत होमवर्क जरूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? आर्सेनिक हो गया, और बाकी के ऑप्शंस का भी हमें पता लग गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी कि निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हम बात कर लेते हैं और इसको समझेंगे। NO2 एंड SO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन। अम्लीय वर्षा के लिए कौन से जिम्मेवार है? ये है। आप अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहोगे किसको? एसिड रेन किसको कहोगे? यहाँ से सीधा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं। तो मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। अम्लीय वर्षा उसको कहते हैं जिसका पीएच जो है वो कितना हो? लेस देन 5.6, 5.6 से जितना कम होगा पीएच उसको हम अम्लीय वर्षा कहेंगे, है ना। याद रखना, क्योंकि ये एक बार सीधा क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। अम्लीय वर्षा किसको कहेंगे? जिसका पीएच लेस देन 5.6 है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि दिमाग में बैठ जाए। अब अम्लीय वर्षा इसके कारण कैसे होती है इसको समझिए। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये बादल है ना, बादल से बारिश हो रही है, बादल गरजे बारिश हुई, यानी कि H2O, बारिश का मतलब पानी ये। और यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से NO2 भी है ना, NO2 भी है और SO2 भी है। तो अब इसने क्या करा? SO2 ने इससे रिएक्ट करा, क्या बना लिया? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, H2SO4। तो नीचे गिरेगा तो ये गिरेगा ना। और NO2 ने इसके साथ रिएक्ट करा, बना लिया HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो नीचे एसिड गिर रहा है, यानी कि एसिडिक रेन हो गई ना। इसीलिए देखता था कि हम छोटे बच्चे होते थे ना, तो ऐसे बोलते हैं ना कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि एसिड रेन होती है, ये पोल्यूटेंट्स ऊपर जमा होते हैं और हमें तो ऐसे बाहर निकाल देते थे। अलाई वगैरह हो जाती थी ना, करे चलो बाहर, उनको खुशते रहते थे, वो उसमें थोड़ा थोड़ा जलन भी होती रहती थी, है ना। शुरू में एसिडिक रेन बेसिकली होता है ना। बिकॉज ऑफ NO2 और SO2 कैसे हुआ आपने देख लिया रिएक्शन,
क्योंकि SO2 रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 रिएक्ट करेगा तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, और ये एसिडिक रेन होगी। ठीक है, अब एसिडिक रेन का पीएच कितना है, लेस देन 5.6 है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ एक बात और साइंटिफिक और बात करना चाहता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, वैसे द पीएच मीटर की बात करते हैं, ये हमारे पास एक पीएच मीटर है, इस पे 0 से 14 वैल्यू होती है और बीच में 7 वैल्यू होती है। और आपको पता है 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्षारीय होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय नेचर का होगा, और 7 से नीचे आएंगे तो वो एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि अम्लीय नेचर का होगा, और 7 में होता है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन, यानी कि कोई भी नहीं, न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों नहीं बोला कि 7 से नीचे पीएच को हम एसिड रेन बोलेंगे? वैसे तो हमने एसिड रेन किसको बोला, लेस देन 5.6। अगर हम स्केल देखते हैं तो 7 से नीचे जो भी चीज होगी वो एसिडिक होगी। तो आप मुझे एक क्वेश्चन इसका भी आंसर दीजिए कि क्या रीजन है कि पीएच लेस देन 7 को हमने एसिडिक रेन नहीं बोला, हमने अम्लीय या एसिडिक रेन किसको बोला है, जिसका पीएच लेस देन 5.6 है। तो इसका आंसर दे दो मुझे, बात मजा ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन करंट का है ना, बिल्कुल करंट से, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम, और थोड़ा बहुत आईसीटी में एक आधा क्वेश्चन करंट का पक्का पूछा जाता है, तो ये करंट की इंफॉर्मेशन भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया in the increasing order of total installed capacity of renewable power as August 2025। और ये 26 में भी रिलायबल है, वर्तमान में भी, याद रखना। अगस्त 2025 और वर्तमान 2026 तक कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे कम फिर ज्यादा किस में रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है। अगर इसमें देखें, इनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन सब चारों में सबसे जो कम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल है वो यूपी में है, सबसे कम उत्तर प्रदेश में। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा गुजरात में है, यानी कि गुजरात में, तो बीच में ये आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो चाहिए ए जहां सबसे कम है, और सबसे लास्ट में हमें बी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन देखो जो सबसे पहले ए और लास्ट में बी, थर्ड ऑप्शन हो गया, और बाकी अपने आप ही अरेंज हो गया। देखो डी और सी है ना, डी कर्नाटका फिर सी तमिलनाडु, ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ए डी सी बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी लिख दी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन चार ऑप्शन में लोवेस्ट है, लगभग 10 to 12 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अगर कर्नाटका की बात करें तो 24 गीगावाट है। तमिलनाडु की बात करें तो लगभग 25 गीगावाट है, थोड़ा सा ज्यादा है। और गुजरात का बात करें तो लगभग 35 गीगावाट है। ठीक है ना, तो 35 से प्लस ही है थोड़ा, तो इसमें गुजरात सबसे ज्यादा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ एटमोस्फेयर कीप्स द प्लेनेट वार्म मेनली बाय रिफ्लेक्टिंग द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से आने वाली सौर विकिरण को परावर्तित करके ग्रह को गर्म करता है। आप इस बात से सहमत है क्या? आप कोई चीज रिफ्लेक्ट करेगी तब गर्म होएगी या एब्जॉर्ब करेगी तब गर्म होएगी? आपके पास कोई चीज है, सूर्य की किरण है, उसको रिफ्लेक्ट कर दोगे तब गर्म होएगी या एब्जॉर्ब? जैसे हमने तवा है, तवे को हम गर्म करते हैं, तवा एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है? तो एब्जॉर्ब करेगी ना, रिफ्लेक्ट थोड़ी करेगी। रिफ्लेक्ट करने से तो गर्म नहीं होता, कोई चीज रिफ्लेक्ट करेंगे यानी कि आई और निकल गई तो ठंडा होगा, है ना। जैसे ग्रीन हाउस गैसेज में पूछा ना हमने, एब्जॉर्ब कर रही है। तो यहाँ देखो कितना बढ़िया से क्वेश्चन के साथ खेला गया है। कह रहे अर्थ एटमोस्फेयर कीप द प्लेनेट वार्म मेनली बाय रिफ्लेक्टिंग द इनकमिंग रेडिएशन। परावर्तित नहीं, रिफ्लेक्शन ही, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषित होता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे लिखा है रीजन, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये तो हमने पढ़ा ही था कि ग्रीन हाउस गैसेज है वो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाली दीर्घ तरंग विकिरण लॉन्ग वेव को अवशोषित करती है। ग्रीन हाउस गैसेज है वो लॉन्ग वेव को ही अवशोषित करती है, तो ये तो ठीक है, अवशोषित कर रही है, लेकिन बार ऊपर वाला कह रहा है रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये गलत है। तो इस तरह से हमारे पास ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी।
अब इसको हम बात करें, स्ट्रक्चरिंग करें चीज़ों को कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, इस बात को समझना। और प्लीज़ मुझे बताना भी कि आप लोगों को ये कैसा लगा और कौन सी यूनिट आप पढ़ोगे। अब हमने अगर बात करें, शुरुआत से बात करें, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की कि क्या होता है, कुछ होमवर्क भी दिया, क्वेश्चन भी करा हमने, ठीक है, बात करी। ओजोन के बारे में भी बात करी कि कौन सी गुड ओजोन है और कौन सी बैड ओजोन है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो गुड है और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो बैड है। फिर हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स यानी कि प्राथमिक प्रदूषक और सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक के बारे में बात की कि क्या होता है, कौन सा होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ कन्वेंशन और एग्रीमेंट्स के बारे में बात की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बातें हुई हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी बात हुई एसिड रेन के बारे में, अम्लीय वर्षा के बारे में हमारी अच्छी बात हुई कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, कितना पीएच होता है, ये बात हुई, ठीक है। हमारी बात ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बात हुई, हमारी बात ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हुई, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हुई, है ना। और इसमें मैंने कंट्रीब्यूशन और आपको बेसिकली जो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है या पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, ये होमवर्क भी दिया। तो ये बहुत सारी हमारी बातें हुई है। अब अगेन मैं पूछ रहा हूँ, सच्ची सच्ची बताना लेक्चर कैसा लगा। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में आना चाहते हो तो अभी चल रहा है इस जून सेशन के लिए पेपर 1 के लिए, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और एजुकेशन के लिए। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक बात, कि चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना रखें, बस बढ़िया से काम करते रहें, बढ़िया से पढ़ते रहें। और कौन सी चीज़ आपको ठीक लगी, कौन सी ठीक नहीं लगी, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, तो आप ये मुझे बताते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी।